हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ प्रतीक कुमार कश्यप। आरटीआई एक्ट यानी सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2005 में पारित हुआ और 2005 से लेकर 2025 तक 20 सालों का काफ़ी लंबा समय गुजर चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट सूचना का अधिकार कानून क्या है और वर्तमान में यह कितना रेलेवेंट है। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना का अधिकार कानून वर्ष 2005 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। आरटीआई एक्ट 2005 नागरिकों को सही मायने में लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने का मौका देने के लिए बनाया गया था। एक एस्टिमेट के हिसाब से प्रत्येक वर्ष लगभग 4 से लेकर 6 मिलियन तक भारत में आरटीआई एप्लीकेशंस फाइल किए जाते हैं। तो आइए समझते हैं कि आरटीआई एक्ट 2005 क्या है और वर्तमान में यह कितना रेलेवेंट है। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि आरटीआई एक्ट को वर्ष 2005 में इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया था। आरटीआई एक्ट 2005 के द्वारा 2 ऑर्गेनाइजेशंस एस्टैब्लिश किए गए थे। एक था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तथा दूसरा था स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया गया था। क्योंकि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, इस कारण से ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं हैं, संवैधानिक संस्था नहीं है। मतलब भारतीय संविधान में इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को लेकर किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। क्योंकि पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा और राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तथा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एस्टैब्लिश हुए, इस कारण से ये दोनों संस्थाएं स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, सांविधिक संस्थाएं हैं। हालांकि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन तथा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज नहीं है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन को, सूचना के अधिकार को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत एक फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है। मतलब किसी भी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी डिक्लेयर किया है। संवैधानिक अधिकार तो है ही साथ मौलिक अधिकार भी है, सूचना का अधिकार। मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से और किसी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी प्रकार की जानकारी मांग सकता है, वह उसका मौलिक अधिकार है। तो पहले तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के कंपोजिशन को हम लोग समझते हैं कि ये जो दोनों संस्थाएं हैं कितने सदस्य होते हैं इसमें, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में, इनके पावर और फंक्शन क्या है। फिर चलेंगे इनके रेलेवेंस पर कि वर्तमान में कितने रेलेवेंट हैं। देखिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जिसका गठन आरटीआई एक्ट 2005 के तहत हुआ, यह एक 11 सदस्यीय संस्था हो सकती है, जिसमें यह तो आवश्यक है कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होना ही चाहिए। साथ ही साथ अधिकतम मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। इन 11 सदस्यों का, अगर यह 11 सदस्यीय कंप्लीट, अगर 10 सदस्यों का अपॉइंटमेंट हुआ है तो 11 सदस्यीय संस्था बन जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कहा गया है नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। तो इन सदस्यों का जो सदस्य सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में अपॉइंट होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। एक कमेटी रिकमेंड करती है नामों को, उसी रिकमेंडेशन के आधार पर उस कमेटी में शामिल होते हैं भारत के प्रधानमंत्री एज अ चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करते हैं। तो यह 3 सदस्यीय संस्था नामों को रिकमेंड करती है और उन्हीं नामों में से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्यों को अपॉइंट किया जाता है। आवश्यक यह है कि किसी भी व्यक्ति को या कोई भी व्यक्ति सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का सदस्य बने तो कुछ क्राइटेरियाज उनको फुलफिल करने होते हैं, जैसे कि पब्लिक लाइफ से जुड़े होने चाहिए, वाइड नॉलेज होना चाहिए, लॉ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लॉ का साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस या नॉलेज होना चाहिए, सोशल सर्विस से जुड़े होने चाहिए, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। ये सारे स्किल्स जिन व्यक्ति में होंगे या कुछ स्किल्स जिन व्यक्ति में होंगे, वही व्यक्ति एलिजिबल हो सकते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर बनने के लिए। यह भी आवश्यक है कि जो व्यक्ति सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्य के रूप में चुना जाएगा वह पार्लियामेंट का सदस्य नहीं हो सकता, और साथ ही साथ किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर या यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर का सदस्य नहीं हो सकता है। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी उस व्यक्ति के द्वारा होल्ड नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के बिजनेस में उस व्यक्ति का पार्टिसिपेशन नहीं होना चाहिए। तो अपॉइंटमेंट किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा एक 3 सदस्यीय समिति के रिकमेंडेशन पर।
अब जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं और जो अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं, उनका जो टेन्योर होता है, मतलब जो टर्म होता है, कितने टर्म ऑफ सर्विस, कितने समय तक वो ऑफिस में बने हुए रहेंगे, इसके लिए जो व्यवस्था है, इसके लिए जो टेन्योर है वह तय किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार यह तय करती है कि कितने समय तक कोई व्यक्ति सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का सदस्य बना रह सकता है, या फिर किसी व्यक्ति का अपॉइंटमेंट सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर के रूप में हुआ है और 65 वर्ष की उम्र पूरी हो जाती है उनकी, तो उसके बाद वह सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्य के रूप में नहीं बने रहेंगे, उन्हें हटा दिया जाएगा या इस्तीफा देना पड़ेगा। रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति एक बार अगर सेंट्रल इंफॉर्मेशन का सदस्य बन चुका है तो दोबारा से इस संस्था का सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का सदस्य नहीं बन सकता है। और यहाँ पर इन्हें जो हटाया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर समय रहते या उसका जो टेन्यूर है, टर्म जो सर्विस का है, उसको रहते हुए किसी व्यक्ति को सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन संस्था से उसकी सदस्यता को खत्म करना है, तो यह अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। वहीं जब स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन और उसके सदस्यों की बात करते हैं तो यहाँ भी एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और मैक्सिमम 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। तो यह भी मैक्सिमम एक 11 सदस्यीय संस्था हो सकती है अगर अपने फुल कैपेसिटी में काम करे तो। इन सदस्यों का, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्यों का अपॉइंटमेंट उस राज्य के गवर्नर के द्वारा किया जाता है और यहाँ पर भी एक संस्था ही नामों को रिकमेंड करती है, कमेटी ही नामों को रिकमेंड करती है गवर्नर को। उन्हीं नामों में से गवर्नर के द्वारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्यों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। उस कमेटी में उस राज्य के मुख्यमंत्री एज ए चेयरपर्सन काम करेंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा में जो विपक्ष के नेता हैं वो, और साथ ही साथ एक व्यक्ति और होंगे उसमें शामिल इस कमेटी में, जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट उस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा और वो स्टेट कैबिनेट का मिनिस्टर होना चाहिए वह व्यक्ति। इस कमेटी के द्वारा जो नामों को या नामों का रिकमेंडेशन किया जाएगा, उन्हीं नामों में से गवर्नर के द्वारा स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्यों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। कोई भी व्यक्ति स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का सदस्य बने, इसके लिए यह आवश्यक है। जो क्राइटेरिया यहाँ पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्य बनने के लिए, वही सारे क्राइटेरिया स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्य बनने के लिए भी है कि पब्लिक लाइफ से जुड़ा होना चाहिए कोई व्यक्ति, वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया या फिर एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस से जुड़ा कोई व्यक्ति होना चाहिए, या इनमें से कुछ स्किल्स या सारे स्किल्स होने चाहिए। वही व्यक्ति एलिजिबल होता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्य बनने के लिए। आवश्यक यह भी है कि वह व्यक्ति इंडियन पार्लियामेंट का सदस्य ना हो या किसी भी राज्य के लेजिस्लेचर या यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेचर या विधानसभा का सदस्य ना हो, कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ना करे और साथ ही साथ किसी बिजनेस में पार्टनर या कोई बिजनेस ना कर रहा हो। ये सारे क्राइटेरिया होते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्यों के अपॉइंटमेंट के लिए। जो इनका टेन्योर होता है, कितने समय तक ऑफिस में बने हुए रहेंगे कोई व्यक्ति स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या अन्य स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में, चीफ स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर या अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में, यह भी जो इनका टेन्योर है, टाइम पीरियड है, यह भी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही तय किया जाता है। या फिर कोई व्यक्ति सदस्य है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का और एज 65 ईयर्स पूरा हो गया तो उसके बाद उनकी सदस्यता खत्म कर दी जाती है या खत्म हो जाती है, रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं और प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी के आधार पर उस राज्य के गवर्नर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्यों को हटा सकते हैं। ये तो था कंपोजिशन की, किस प्रकार से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन किया जाता है। यह सारे टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं वो आरटीआई एक्ट 2005 में मेंशन किए गए हैं। हालांकि कुछ बाद में भी जोड़े गए। अभी मैं बताऊंगा आपको कि आरटीआई एक्ट 2005 में को अमेंड किया गया था वर्ष 2019 में। पहले यह व्यवस्था की गई थी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स जो हैं, या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं अन्य, उनका जो टाइम पीरियड होता था, टेन्योर ऑफ सर्विस होता था, वो 5 वर्षों का होता था। लेकिन इस व्यवस्था को वर्ष 2019 में खत्म कर दिया गया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही तय किया जाता है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के सदस्य
का जो टाइम पीरियड होगा, टेन्योर ऑफ सर्विस, वह कितने समय के लिए होगा। खैर अभी उस पर हम लोग आगे और बात करेंगे। पावर और फंक्शन क्या है? देखिए, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो पावर और फंक्शन है लगभग सेम है। कमीशन को यह अधिकार है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा की गई शिकायत की जांच कर सकता है अगर उस व्यक्ति को आरटीआई एक्ट के तहत सही जानकारी प्राप्त नहीं हुई है या जानकारी देने से मना कर दिया गया है। किसी भी शिकायत की जांच करने के दौरान कमीशन के पास सिविल कोर्ट जितना अधिकार होता है, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन किसी भी शिकायत की जांच अगर कर रहा है तो उसके पास सिविल कोर्ट जितना ही अधिकार होगा। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन प्रत्येक वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपता है, वहीं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन प्रत्येक वर्ष स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपता है। केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट को वह पार्लियामेंट में टेबल करे या पार्लियामेंट में उसे प्रस्तुत किया जाए, दोनों ही सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में। वहीं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपा गया है स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट की यह जिम्मेदारी होती है कि स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में उस रिपोर्ट को प्रस्तुत करे या टेबल करे। अब ये तो बात हो गई आरटीआई एक्ट 2005 की, और इसमें अमेंडमेंट भी हुआ है वर्ष 2019 में, जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया था। आगे उस पर और चर्चा होगी। अब बात करते हैं आगे, इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान में आरटीआई एक्ट कितना रेलेवेंट रह गया है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में देश में जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके ट्रांसपेरेंसी में कमी देखने को मिली है। उसी प्रकार से जो आरटीआई एक्ट के तहत सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन की स्थापना की गई, उसकी भी ट्रांसपेरेंसी में कमी आई है। अब तक की जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत इंफॉर्मेशन कमीशन और उसके जो सदस्य होते हैं उसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसकी ही यह जिम्मेदारी है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो कंप्लेन किया गया है उसकी जांच करे। लेकिन काफ़ी लंबे समय से सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में सीट्स वैकेंट हैं और लगभग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस का भी यही हाल है। लगभग सारे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस का भी यही हाल है। वर्तमान में जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है, मैक्सिमम तो 11 सदस्य हो सकते हैं, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, लेकिन वर्तमान में यह केवल 3 सदस्यीय संस्था है। एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और दूसरा 2 अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स उसमें अपॉइंट किए गए हैं। बहुत लंबे समय से सीट्स वैकेंट हैं और इस वैकेंसी के कारण काफ़ी सारे केसेस पेंडिंग हैं। लगभग 4 लाख से अधिक केसेस पेंडिंग हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और डिफरेंट स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशंस के सामने। सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में यह कहा कि अगर वैकेंसीज को जल्द से जल्द नहीं भरा गया तो आरटीआई एक्ट एक डेड लेटर बन जाएगा, मतलब कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा आरटीआई एक्ट का। आगे अगर समझने का प्रयास करें तो देखिए, वर्तमान में जो आरटीआई एक्ट 2005 को में जो अमेंडमेंट किया गया था वो 2019 में अमेंडमेंट किया गया था। इस अमेंडमेंट के थ्रू यह प्रावधान किया गया कि जो पहले सिस्टम यह था कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो सदस्य होंगे उनका जो टेन्योर होगा, मतलब जो सर्विस टेन्योर होगा, वो 5 वर्षों का हुआ करता था। परंतु 2019 के अमेंडमेंट में यह बात कह दी गई कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के जो सदस्य होंगे उनका जो टेन्योर होगा वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाएगा। उनकी सैलरी भी और सर्विस टेन्योर दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाएगा। अब पहले क्या था कि पहले टेन्योर का एक प्रोटेक्शन हुआ करता था कि कोई व्यक्ति 5 वर्ष तक या 65 वर्ष की उम्र पूरा होने तक इन संस्थाओं का सदस्य रह सकता था। लेकिन अब यह सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि किसी भी व्यक्ति को कितने समय के लिए इन संस्थाओं का सदस्य बनाना है। तो ट्रांसपेरेंसी में कमी तो आएगी ही, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर उसके सर्विस टेन्योर का प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा तो वह जो संस्था है वह संस्था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के कहने पर ही काम करेगी। उतनी अगर पारदर्शिता उस संस्था में देखा जाए तो कम होगी धीरे धीरे, क्योंकि उनको टेन्योर का और सैलरी का प्रोटेक्शन नहीं मिला हुआ है। फिर अगला मुद्दा यह आता है कि डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर भी आरटीआई एक्ट को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, जनवरी 2025 में
सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का एक ड्राफ्ट लाया गया, जिसमें आरटीआई एक्ट को अमेंड करने के नाम पर यह कहा गया कि पर्सनल डेटा के नाम पर किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं दी जाएगी, और इस प्रावधान को लागू करने के लिए या डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर यह कहा गया कि पर्सनल डेटा के नाम पर कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी, और इस प्रावधान को लागू करने के लिए आरटीआई एक्ट में भी अमेंडमेंट करने का प्रावधान किया गया है। जबकि पहले प्रावधान यह था कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक एक्टिविटी तथा पब्लिक इंटरेस्ट से जुड़ा कोई मामला है तो उस मामले में आरटीआई एक्ट के तहत जानकारी देना अनिवार्य है, चाहे वह पर्सनल डेटा ही क्यों ना हो, पर्सनल जानकारी ही क्यों ना हो। अब सवाल यह है कि कोई भी इलेक्टोरल बॉन्ड अगर खरीदता है तो सरकार उसके नाम की जानकारी देने से मना कर सकती है कि पर्सनल डेटा है। कोई भी लोन का डिफॉल्टर है, सरकार उसकी जानकारी देने से मना कर सकती है पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर। यह तो चीज़ें गलत है ना, क्योंकि जो लोन का डिफॉल्टर है, बड़े बड़े लोन्स लेकर के जो लोग भारत छोड़कर चले जा रहे हैं, या बड़ी बड़ी जो बिजनेस कंपनीज हैं, वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना फ़ायदा पहुंचा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर, यह जानकारी तो भारत के लोगों के पास भी होनी चाहिए। तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के नाम पर भी आरटीआई एक्ट को कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। पहले आरटीआई एक्ट में यह प्रावधान किया गया था कि कोई भी जानकारी जो इंडियन पार्लियामेंट तथा स्टेट लेजिस्लेचर को एक्सेसिबल है, मतलब इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जिन जानकारियों को एक्सेस कर सकती है, उनके पास यह अधिकार है, तो किसी व्यक्ति के द्वारा मांगे जाने पर उसे भी यह जानकारी देने से मना नहीं किया जाएगा। परंतु आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट के थ्रू इस प्रावधान को भी खत्म कर दिया गया कि इंडियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति को अगर वह इंफॉर्मेशन प्राप्त करना है तो वह प्राप्त नहीं होगा। जैसे बहुत सारे एक्ट लाए जाते हैं, जैसे ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ही है, तो कोई व्यक्ति अगर चाहे कि पार्लियामेंट्री कमेटी में क्या चल रहा है, किस प्रकार के डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वह जानकारी अब उसको नहीं दी जाएगी। तो ये सारी जो चीज़ें की गई हैं आरटीआई एक्ट 2005 20 सालों में लगभग हम लोग समझें तो इन 20 सालों में जो डिफरेंट अमेंडमेंट्स के थ्रू, डिफरेंट एक्ट्स के थ्रू आरटीआई एक्ट को जो अमेंड करने का प्रयास किया गया है, तो उससे यह जो एक्ट है काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। और ज़रूरी आवश्यक यह है कि जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही हमने आपसे कहा कि डेमोक्रेसी सही तरीके से फंक्शन करे, लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन हो, इसके लिए यह आवश्यक है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो ये संस्थाएं बनाई गई, जिसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन शामिल है, वो अच्छे तरीके से फंक्शन करे, ताकि भारत की जनता को भी यह जानकारी मिल सके कि भारत में किस प्रकार की चीज़ों का डेवलपमेंट हो रहा है, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कितनी ट्रांसपेरेंसी है। उन सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन हमें आरटीआई एक्ट के थ्रू ही मिल सकता है। तो आवश्यक यह है कि आरटीआई एक्ट जिस मकसद के लिए बनाया गया था, मकसद यह था कि भारतीय नागरिकों को सही मायने में लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करने का मौका देना। वह मकसद अब धीरे धीरे अगर समझने का प्रयास करें तो अपने मकसद में आरटीआई एक्ट फेल्योर होता जा रहा है, कमी देखने को मिली है रिसेंट ईयर्स में। तो आवश्यक यह है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जिस पर्पस के लिए बनाया गया, उस पर्पस को बने रहने दिया जाए, तभी जाकर के आरटीआई एक्ट का रेलेवेंस वर्तमान में भी बना हुआ रहेगा। वैकेंसीज को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए, नहीं तो इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। अब देखिए, आरटीआई एक्ट में यह भी प्रावधान किया गया था 2005 में कि किसी भी व्यक्ति को, कोई व्यक्ति अगर आरटीआई एक्ट के थ्रू जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो मैक्सिमम 30 दिन से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी आरटीआई एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को कोई जानकारी देने से मना कर दे और वह व्यक्ति सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में जाए अपने शिकायत को लेकर, तो वहाँ तो 4 लाख केसेस पहले से पेंडिंग हैं। एक सर्वे किया गया था जिसमें यह बताया गया कि एक व्यक्ति अगर केस फाइल करता है तो उसके केस का जजमेंट आने में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन लगभग 1 साल से अधिक का समय लगा देती। और प्रावधान आरटीआई एक्ट के अंदर यह किया गया था कि 30 दिन के अंदर ही उस बात की जानकारी मिलनी चाहिए। तो उतने समय में तो वह जो जानकारी प्राप्त करना चाह रहा था कोई व्यक्ति, तो उसका तो अब कोई रिलेवेंस ही नहीं रह गया। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट
जो है वो इतना रेलेवेंट वर्तमान में नहीं है। सरकारों के लिए यह आवश्यक है कि इसके रेलेवेंस को बने रहने दिया जाए। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।